बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ महंगाई का एक वबाल जो है वो आवाम के ऊपर आया हुआ है। एक माह 2 माह के अंदर इस तरह से महंगाई बढ़ी है कि एक आम आदमी के घर का खर्चा डबल ट्रिपल होता हुआ नजर आया है। किसी ज़माने में 100 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत होती थी और बहुत समझी जाती थी, लेकिन अब 2 माह के अंदर अंदर तकरीबन 100 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और डीजल उससे भी ज़्यादा। ऐसा मालूम होता है कि महंगाई का जिन जो बोतल से निकल गया है, अब ये कभी वापस अंदर जाने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि या तो बोतल गुम गई है हुकूमत से, या फिर पाकिस्तान को उस पॉइंट पे ले आए हैं हमारे तमाम हुक्मरान जो 1947 के बाद से, यानी 1947 के बाद कायदे आज़म लियाकत अली खान साहब को निकाल के तब से लेकर अब तक हम लोग इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हमसे महंगाई नहीं संभल पा रही है। एक दफ़ा महंगाई हो जाए तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। और अब भी आइंदा माली साल के अंदर भी पाकिस्तान बेशुमार कर्जे लेगा। कर्जों से एक घर चलाना पॉसिबल नहीं है तो मुल्क चलाना कैसे पॉसिबल हो सकता है। और कर्जों के साथ सोने में सुहागा ये कि हमारे यहाँ कानून साजी के अंदर भी बहुत सारे रखने क्या है उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने रखती हूँ कि पाकिस्तान मजमूई तौर पर 2133 अरब रुपए का बैरूनी कर्जा लेगा इस साल, जो अभी का फिस्कल ईयर होगा। 223 अरब रुपए और 20 करोड़ रुपए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक कर्जा देगा हमें। रवा साल जो है हम लोगों ने लिए थे 223 अरब का कर्जा लिया था। सऊदी अरब से तकरीबन हम 148 अरब 80 करोड़ रुपए का तेल उधार खरीदेंगे। इससे पहले ये जो पिछला साल अभी गुजरा है, इसके अंदर हम लोगों ने 70 अरब रुपए का तेल उधार हमने लिया था। इसके साथ साथ 372 अरब रुपए यूरो और सकूक बॉन्ड्स जारी करके हम कर्जा लेंगे एक तरह से। और लास्ट टाइम हम लोगों ने तकरीबन 342-43 के बीच की फिगर थी, उसके बॉन्ड्स जारी किए थे। इस साल जो है हम लोगों का कमर्शियल कर्जा जो होगा वो 1389 अरब और 80 करोड़, यानी आप लगा लीजिए कि तकरीबन 1390 अरब रुपए के करीब हमारा एक्सटर्नल या कमर्शियल कर्जा होगा। और जो इस साल तक हम लोगों ने लिया था वो 121 या 122 के करीब कह लीजिए, 122 ही बन जाता है, 90 करोड़ को लगाएं तो 122 ही बन जाएगा। इतना हम लोगों ने कमर्शियल कर्जा लिया था। सो जो कमर्शियल कर्जा था ये कई गुना हम लोगों को बढ़ता हुआ नजर आया, तकरीबन डबल होता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। नॉट जस्ट दैट, कर्जे के ऊपर चलते चलते अब हम ऐसी सूरत हाल में आ गए हैं कि ऐसा मालूम होता है कि हम IMF अगर हम लोगों को वे आउट देगा तो फिर हम आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज हमारा बढ़ना पॉसिबल नहीं है। मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये खुशखबरी दी है कि एक आध दिन के अंदर हम लोगों को IMF जो है वो इस तमाम सिस्टम को बहाल कर देगा। जो उन्होंने हमें नेक्स्ट ट्रांच देनी थी, जो रुकी हुई थी, सस्पेंड हुआ था सारा मामला, वो एक बार फिर से बहाल हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर हम खुशी का इजहार करें या मातम करें। इसके साथ साथ नैब के कवानीन के ऊपर एक बार फिर पार्लियामेंट और उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है उनकी आपस में ठन गई है। प्रेसिडेंट साहब कहते हैं मेरे लिए मॉरली ये पॉसिबल नहीं है कि मैं नैब के कवानीन के अंदर जो तरामीम की गई हैं उसको साइन करूं। तमाम मामला किधर जा रहा है? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ कैसे लेकर जा सकती है? ऑल दिस एंड मच मोर। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू इन द शो। इब्राहिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया लगारी साहब। नॉट जस्ट दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजन्ड एनालिस्ट एंड अ वेरी सीजन्ड जर्नलिस्ट एज वेल। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब, आपने भी ज्वाइन किया। कादिर मंदोखेल साहब, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने महंगाई की रट लगाई हुई थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी। अब आप हुकूमत में आ गए तो 2 माह के अंदर आपने ऐसे महंगाई का बम फोड़ा है कि अब तो इमरान खान साहब भी महंगाई मार्च निकालने को जो है वो आ गए बाहर। कल आपने देखा मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और अवाम वाकई में रिस्पॉन्ड कर रही है महंगाई के मामले को। 2 महीने के अंदर इतनी महंगाई शायद ही पाकिस्तान में कभी हुई हो। कैसे केटर करेंगे? और वो महंगाई का दावा, खत्म करने का दावा जो आप लेकर आए थे, वो किधर गया? बहुत शुक्रिया निका। मैं एक पढ़ी लिखी एंकर से और पढ़े लिखे पैनल से मुखातिब हूँ। आम आवाम को शायद ये बात समझ में नहीं आए, जब वो IMF के साथ मुआहदे उन्होंने किए है और उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। और आपको याद होगा आपके चैनल पे, दूसरे चैनल पे हर वक्त हम ये बात कहते आते थे कि 4 रुपए का हर महीने पेट्रोल बढ़ाना है हमने।
और फिर 4 रुपए क्या बढ़ाना था, जो 2-4 महीने तो इससे पहले बढ़ाते रहते। उसके बाद जब बिलावल भुट्टो साहब का जो लॉन्ग मार्च, अवामी मार्च कराची से शुरू हुआ, तो 2 दिन बाद 8 रुपए ओगरा ने समरी भेजी थी, उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया, 10 रुपए मजीद पेट्रोल डीजल कम कर दिया। वहां से तो गई वायलेशन। अब आपका जो मुआहिदा है वो एज ए रियासत पाकिस्तान का इंटरनेशनल अदारों के साथ है, तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते हो। और अच्छा, इसकी इसकी तस्दीक जो है ना, वो साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी गुलाम सरवर साहब ने की है। उन्होंने ये बताया कि इन सारे अदारे पाकिस्तान के उन्होंने गिरवी तो रखी है। मंदो खेल जब साहब, वो मतलब गवर्नर आपकी थे लॉन्ग उसी मार्च का दिन कसूर था कि खान साहब को पैसे कम करने पड़ गए। अगर आप लोग सुकून से बैठे रहते तो वो पैसे भी ना कम करते और माहिदे भी ना, उनकी खिलाफ वर्जी भी ना होती। कसूर तो फिर आपने सारा खुद ही प्रूव कर दिया कि आपकी लॉन्ग मार्च का था। देखिए देखिए बात ये होता ना कि अगर हमने एक आईनी रास्ता अपनाया, आइन के आर्टिकल 95 के तहत बीबी शहीद के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, नाकाम हो गई। शौकत अजीज के खिलाफ आई, नाकाम हो गई। और 2 हुकूमतें बलूचिस्तान की से खत्म हो चुकी है, नवाब सनाला ज़ेरी साहब का और जवान जाम कमाल साहब का भी कुछ महीने पहले की बात है। तो हमने ऐसे कौन सी मुसीबत लाई, हमने कौन सी ऐसे कदम, कौन सा मार्शल आर्ट ने लगाया है जो इस शख्स ने पाकिस्तान की अदारों को और दाव पे लगा दिए और ऐसी खंदकें खोद दी है जिसने अगले हुकूमत के सामने एक मसला की। अब आखिरी बात करके फिर दूसरी तरफ आएंगे। देखिए हमने जब ये हुकूमत संभाली या जो अदम एतमाद की तहरीक पास हुई है, तो हमारे पास 2 रास्ते थे और बड़ा आसान रास्ता हमारे पास ये था कि हमने हुकूमत गिरा दी है, अब जाके केयर टेकर बना के और इलेक्शन कराओ। आप मुझे बताओ अनिका, केयर टेकर के साथ दुनिया का तो कोई मुल्क, कोई अदारा जो ना उनके साथ कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं होते हैं। तो आप सोचो कि सूरत-ए-हाल क्या होती है हमारे सामने। और इमरान नियाज़ी साहब ठीक फरमा रहा है, जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने प्लानिंग की थी, वो वही श्रीलंका बनाने की प्लानिंग की थी। लेकिन आप यकीन करेंगे, जो आपके सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ, इस तरह मैं अपने हल्के के लोगों का सवाल जवाब देता हूँ और खुद मैं इस लॉन्ग मार्च का ही हवाला देता हूँ जैसा आपने दिए है कि हमने तो महंगाई के खिलाफ की है। तो हमारे पास रास्ते थे 2, या तो अपनी सारी सियासत दाव पे लगा के इस हुकूमत को जारी रखे और जो IMF के शराइत वो पूरे कर दे, या दूसरी तरफ हम केयर टेकर के हवाले कहते हैं और हम यही कहते हैं खुदा ना खास्ता बाढ़ में जाए, ठीक। हमने जो कुछ करना था कर दिए, अभी केयर टेकर संभाले। तो आपके सामने क्या सूरत हाल होती है, नंबर 1 बात। लेकिन ये भी बात समझने की और जानने की है कि हमारे मोहतरम PTI के दोस्त भी बैठे हुए, हमने आवाम के सामने जाना है। जब हमने आवाम के सामने जाना है तो यही सवाल जो आपने किया आवाम करेंगे हमसे। हाँ, तो आप नहीं, अवाम तो अभी करें। से सवाल कर रहे हैं कादिर मंदो खेल साहब। आपको, आप खुद ही कह रहे हैं आपको हल्के में जवाब देने पड़े, लेकिन मुझे इब्राहिम खान साहब की तरफ भी जाने दीजिएगा। इब्राहिम खान साहब, एक आखिरी वेरी जुमला क्विकली, करके वेरी खत्म क्विकली, करें मेरी बात। वेरी क्विकली। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने आवाम के साथ जब जाना है 2023 के इलेक्शन में, हाँ, तो हमने उससे पहले ये सारी चीजें ठीक भी करनी है ठीक है। और इनकी साजिशों को नाकाम भी बनाना है। और जो 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 पेट्रोल की प्राइसेस है, जो महंगाई है, हमने उसी 2018 के लेवल पे ले जाना है। अगर हम नहीं ले जा सके तो अब हम उसको मुस्तरद कर देंगे। अच्छा, चले अवाम सुन ले, फिर अगर नहीं ले जा सके 2018 वाले लेवल पर तो मुस्तरद कर दें। इब्राहिम खान साहब, फिर इनको साल दे दें। वो कह रहे हैं हम 2018 वाले लेवल के ऊपर ले आएंगे, आपका भी फायदा, उनका भी फायदा, सारों का फायदा। फिर महंगाई मार, फिर ये चीजें क्यों कर रहे हैं? इब्राहिम खान साहब, चलें, इब्राहिम खान साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है। नज़ीर लगारी साहब, यानी फिर तो वो कह रहे हैं 2018 वाले लेवल पर हम ले आएंगे, ये वो वादा तो नहीं है जो कभी वफा नहीं होने वाला? जी, आप कहा है वो बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हमारी मारूज़ी हालत बदल जाएगी? क्या हमारे अखराजात जो हैं वो बदल जाएंगे या उनका रेशो कम हो जाएगा? जो हम गैर तरक्याती अखराजात करते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो गैर ज़रूरी अखराजात करते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो हम खिलौने ख़रीदते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जिन चीज़ों के ज़रिए हम बैठ कर पूरी कौम के वसाइल को बर्बाद करते हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएंगे? मसला ये है कि ये जो खेल खेला जाता है हुकूमतों को हटाने का, हुकूमतों को लाने, ये खेल जब तक जारी रहेगा हालात भी इसी तरह से रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत इस अमर की है कि आप ये फैसला करें कि रियासत को किस तरह से चलाना है, इस मुल्क को किस तरह से चलाना है। आप कितना अरसा मजीद अफोर्ड कर सकते हैं कि इसी
राइट लगारी साहब, आपकी आवाज़ कुछ कट रही है, मैं वापस कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन असलम मालिक साहब, नज़ीर लगारी साहब ने कहा है कि जब तक ये खेल ख़त्म नहीं होगा कि हुकूमत गिराएं हुकूमत लाएं, हुकूमत गिराएं हुकूमत लाएं, तब तक मामला ऐसे ही चलता रहेगा। मसला ये है कि वो गिराने ले जाने वाली बात तो एक तरफ, लेकिन यहाँ लाइन में लोग लगे होते हैं कि इनको गिराएं हमें ले आए, फिर उनको गिराते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं इनको भी गिरा दें हमें ले आए। यानी ये कतार कब ख़त्म होगी पाकिस्तान के अंदर? शुक्रिया रीका। देखिए, जो मंदोखेल साहब ने बात की, मेरे ख्याल में बड़ी वो बुनियादी बात है। अगर आप सियासत कर रहे हैं और सियासत के अगर रूल्स जो तय हैं कि अगर आपको पार्लियामेंट में आपके पास अक्सरियत नहीं है और आपके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होती है तो आपको अपोजिशन बेंचों पर जाकर बैठना है। इसी तरीके से PMN की हुकूमत हटाई गई जब बलूचिस्तान के अंदर, तो किसी ने नहीं कहा कि किसी बैरूनी साजिश के तहत उनकी हुकूमत हटा दी गई। बड़े आराम से वो अपोजिशन पर जाकर बैठ गए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि PTI इस बात को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। वो उनके इत्तेहादी जो उनके साथ थे, उनको वोट दे रहे थे और उनके साथ पौने 4 साल इक़्तिदार में हिस्सा रहे, उन इत्तेहादियों के बारे में उन्होंने एकदम से कहा कि नहीं, अब ये जो है वो किसी साजिश का शिकार हो गए हैं। दर हकीकत PTI इस बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि वो इक़्तिदार से बाहर उन्हें होना चाहिए या वो हो सकते हैं। वो समझते हैं कि इक़्तिदार के अंदर रहने के लिए PTI बनी है, वरना इस किस्म का रवैया जो हुकूमत से निकलने के बाद आप देख रही हैं, कभी किसी इदारे को इल्ज़ाम ठहराते हैं, कभी अमेरिकी साजिश करार देते हैं, कभी कहते हैं ये लोग बिक गए, पैसों से खरीदे गए, कभी 30-30 करोड़ के इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर उन इल्ज़ामात का कोई सबूत लेकर नहीं आते। मेरे ख्याल में ये रवैया सियासत के अंदर बड़ा इंतहा पसंदाना रवैया है। इस पे PTI को बैठ के इसका जायजा लेना होगा। उनकी सीनियर लीडरशिप जो है, उनके अंदर खास पॉलिटिकल लोग ये सोचते हैं और ये समझते हैं कि ये एक प्रोसेस था जिसमें हम हारे, हम अदम एतमाद में हम नाकाम हुए, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की जात, रसूलुल्लाह मलिक साहब, आपसे गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर बहुत सारे रहनुमा ये समझते हैं, आपसे गुफ्तगू हुई इस बारे में? मेरा ख्याल है असद कैसर साहब भी ये समझते हैं, मेरा ख्याल है शाह मुल्क साहब भी ये समझते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस इसी तरीके से चलना चाहिए। हमें अपोजिशन में बैठ के अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन कुछ चंद नौजवान और इमरान खान साहब बजिद हैं कि इस पार्लियामेंट में हमें नहीं बैठना। आप मुझे एक बात बताइए, यानी ये कैसी जिद है जो पंजाब के अंदर तो आपको अपोजिशन लीडर बनाने के लिए तैयार कर लेती है, और पंजाब में आप अपोजिशन लीडर के लिए फौरी तौर पर मान जाते हैं, सफ्तार खान साहब को आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना लेते हैं, लेकिन वफाक के अंदर अपोजिशन में बैठ के अपोजिशन लीडर देने को तैयार नहीं है, वहाँ बातचीत करने को नहीं है। दर हकीकत PTI का मसला ये है। अच्छा, इब्राहिम खान साहब, ये बात तो बहुत बहुत एविडेंट है कि अगर आपने किसी कानून साजी को रोकना है तब आपको अपोजिशन बेंचेस पे होने की ज़रूरत है, अगर आपने किसी कानून साजी के अंदर अपनी इनपुट देनी है तब आपको अपोजिशन बेंचेस पे जाने की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है ना। इधर आपके इस्तीफे मंजूर हुए क्योंकि आप लोगों की हाजिरी और बहुत सारे इशूज़ हैं, वो भी नहीं हो रहे, और इस्तीफ़ा देकर भी आप बैठे हुए हैं। यानी ना आप MNA हैं ना आप MNA से कम्प्लीटली मुबर्रा है, आप खुद भी पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, मेंबर नेशनल असेंबली रहे। ये रवैया तब्दील नहीं होना चाहिए। वाकई में महंगाई है, वाकई में इश्यूज हैं, वाकई में हुकूमत की कारकर्दगी में गड़बड़ है, आप जाएं पार्लियामेंट में आवाज बुलंद करें। देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट को हटाया गया और जिस तरह से सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को डेसिमेट किया गया, उसके बाद हमारा पार्लियामेंट में बैठने का वो 69A जो इंश्योर करता है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को, वो तो खत्म हो गया कि उसमें कोई कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। अब हम ये इस लीगल बहस में पड़ जाएंगे, उसमें जाने की जरूरत वो लीगल बहस तो सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दी ना। मुझे इब्राहिम खान साहब ये बता दें, अब जो होना था वो तो हो गया, 2 महीने हो गए उस बात को। अगर आपको आपके हल्के के अवाम का वाकई में फिक्र है तो जाके पार्लियामेंट में मैं अब आ जाता हूँ, मैं इसी तरफ आ जाता हूँ, पंजाब की तरफ आ जाए। पंजाब में कोर्ट कह रही है कि जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो वोट दे ही नहीं सकते, लेकिन उस वोट के नतीजे में जो बंदा बन गया है वो वजीर आला पंजाब। ठीक है, मुझे बताएं, इतना तमस्खर जो है आज तक पाकिस्तान की तारीख में कानून का नहीं उड़ाया गया, पार्लिमानी निजाम का नहीं उड़ाया गया, जो इस सिस्टम के तहत किया जा रहा है कि वजीर आला वल्द वजीर आजम। भाई, ये जाति उमरा नहीं है, ये 22 करोड़ का मुल्क है, पाकिस्तान है। इसमें ये जाति जो है वो मोनोपोलिज्म की तरफ नहीं है, डेमोक्रेसी तो है ही।
गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है, इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस का जो है, इंटरवेंशन का क्लियर कट वो एविडेंस है। चलिए फॉरेन इंटरवेंशन पे भी बात करते हैं। मुझे जरा सलामती काउंसिल का एक और इजलास भी होने वाला है, वो उसके लिए भी नेशनल असेंबली के अंदर मामला जो है वो सेटल किए जा रहे हैं। लेट मी गो ऑन अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद कादिर मंदोखेल साहब की तरफ वापस जाते हैं यही सवाल लेकर के। चलिए, जो भी बैरूनी साजिश या व्हाटएवर, अब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मुलाकात होगी, बहुत सारे और सवालात हैं, उनका क्या किया जाएगा? जवाब देंगे या साइलेंट होंगे? वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम महंगाई की बात कर रहे थे, जो कि आपके मेरे तमाम लोगों के घर का मसला बन गया अब। और मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि महंगाई कम करनी है या नहीं करनी है, इस बात पर मुनहसर होगा कि कोई शख्स गरीब है या नहीं। अब इनकी गरीब की और अमीर की डेफिनेशन क्या है, ये हम लोगों को नहीं मालूम। लेकिन महंगाई मार्च, जिस तरह कादिर मंदोखेल साहब हम जाने से पहले बात कर रहे थे कि आप लोगों ने भी की थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। आप मुखालिफ हैं, लेकिन पीटीआई की इस महंगाई मार्च का एक जो बेसिस है वो तो दुरुस्त समझेंगे ना? वो दुरुस्त नहीं है क्या? महंगाई नहीं हुई क्या? अनिका, ये खुशैन बात है कि यहाँ भी जो प्ली लेना है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कानून के अल्फाज है, तो यहाँ भी यू टर्न ले लिया है। वो पहले तो जाली खत की प्ली थी, अब जाके महंगाई पे आ गया। अगले महीने कौन सी होगी? ये तो नया चोरन बेचने के लिए ये बहुत सारे फार्मूले आजमाएंगे। टिकटॉकर को बुला के, मीडिया के उनके जो तर्जुमान है उनको बुला के ये नया नया फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, मगर आज कुछ नहीं आएगा। अभी तो अनिका ये सारी चीजें जो उन्होंने खंदकें खोद रखी थी उस दलदल में आपस है। और जरूर यकीनन इब्राहिम खान साहब इसके जवाब देंगे, तो साथ साथ ये भी जवाब दे दे कि अगर ये महंगाई की जिम्मेदार नहीं है तो एफएटीएफ की जो क्रेडिट ये ले रहे हैं, इमरान नियाजी साहब अपने लोगों को मुबारकबाद दे रहे, तो वो किस हिस्से से ले रहे हैं? अगर 4 साल में आप कह रहे एफएटीएफ पे हमने काम किए और इसी एफएटीएफ को आप ये कहते थे ये एक सियासी अदारा है। आज जब बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में जो फॉरेन मिशन शुरू हुआ दुनिया भर में और आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया, आप उसका क्रेडिट जरूर क्रेडिट ले, आपकी भी इसमें क्रेडिट होगा। कोर सेल जो बना हुआ है आर्मी का, आप पीटीआई को कादिर मंदोखेल साहब देखिए, ये क्रेडिट वाली जो जंग है ना, बड़े बड़े दिनों से देख रही हूँ सोशल मीडिया पर, मीडिया के ऊपर हर जगह देख रही हूँ। आप कितना क्रेडिट देते हैं पीटीआई को एफएटीएफ से लिस्ट से निकलने के करीब होने तक? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं क्रेडिट कोर सेल जो बना था जेएचक्यू में, सबसे पहले तो उनका, और उसके बाद बाकी जो डिपार्टमेंट इनके अफसरान का यकीनन पीटीआई की हुकूमत को मैं दूंगा। लेकिन साथ साथ ये करूंगी कि जितना क्रेडिट एफएटीएफ में लेना चाहते हैं उतनी परसेंटेज से ये तबाही का क्रेडिट भी ये ले ले। जो उन्होंने तबाही फैलाई ये 4 साल में, जिसकी खंदके, जिसके कुएं मिट्टी से भर के घूम रहे, जरा ये क्रेडिट उसी परसेंटेज के हिसाब से ले ले तो ज्यादा मुनसिफाना तरीका होगा। चले बिफोर आई आस्क अबाउट खंदके कौन सी खोद के गए हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब इस बात का जवाब आप दे दें। कोई फर्क पड़ता है पाकिस्तान के कोर इश्यूज को कि कौन सी सियासी जमात हमारे इख्तिदार में बैठी और कौन सी नहीं बैठी? कोर इश्यूज तो वही है। और मेरे ख्याल में कोर इशू का सियासी जमातों को इतराक होना चाहिए, जो बदकिस्मती से नहीं। आप मुझे एक बात बताइए कि हम मेशत के लिए क्या सारी सियासी जमातें मिलकर कोई किरदार अदा नहीं कर सकती? लेकिन यहाँ नहीं होगा, हर कोई एक दूसरे की टांगे खींचने के चक्कर में। आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब पोजीशन लीडर थे, इमरान खान साहब वज़ीर बने थे, तब उनसे दरख्वास्त की गई थी आए मिसा के मेशत कर लेते हैं, लेकिन इमरान खान साहब इस बात को तैयार नहीं थे। अब फिर कदर हुकूमत बुला रही है बातचीत करने के लिए और जो पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं उन पर डिस्कस करने के लिए, लेकिन यहाँ तो मेरे ख्याल में कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स की खातिर मिल बैठने को तैयार नहीं है। अभी इब्राहिम खान साहब बात कर रहे थे कि जी हम इन असम्बलियों में नहीं बैठना चाहते। देखिए, आप असम्बलियों से बाहर जाना चाहते हैं, आप कहते हैं जी किसी साजिश के नतीजे में आपकी हुकूमत को हटाया गया। आप इस बयानिए को लेकर चल रहे हैं जिसमें आप दूसरे लोगों के साथ मिलकर बैठ के बात करने को तैयार नहीं है।
बदकिस्मती ये है कि सियासी जमातें अपने जाती नंबर स्कोरिंग के अलावा आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। उन्हें इस बात की कोई गर्ज नहीं कि आम आदमी कितना पिसा है, आम आदमी की मुश्किलात कितनी है। पीटीआई को बखूबी पता था कि तारकीन वतन को वोट किसी ईमेल के जरिए नहीं डलवाए जा सकते, किसी भी तरीके से वोट नहीं डाल सकेंगे, लेकिन उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए कहा जी हम आपके वोट डलवाएंगे। पीएमएल को भी पता है कि अब 6 जो अराकीन असम्बली पार्लियामेंट उनको देने की बात की जा रही है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो कैसे आएंगे। लेकिन पीएमएल भी इस दबाव का शिकार है कि चूंकि पीटीआई उन लोगों को ज्यादा अप्रोच कर चुकी है, अब ये भी उनको कोई लॉलीपॉप देना चाहते हैं। जहां सियासत में इस बात पे के इर्द गिर्द घूमती हो कि अपने मुल्की मसाइल को छोड़ के अपने पार्टी के मसाइल को देखना है और अपनी जरूरियात को देखना है, वहां आपको ये इश्यूज पीछे जाते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान मसाइल से दो चार, पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, पोलराइजेशन बहुत बढ़ चुकी है, आइंदा इंतखाबात पुरअमन होने का कोई इम्कान नजर नहीं आता, लेकिन आपकी सियासी लीडरशिप सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे को ऐसे ललकारती है जैसे आप कोई मौला जट फिल्म देख रहे होते हैं। मैंने तो मलिक साहब, मैंने 2013 के कराची में इंतखाबात देखे हैं कि किस तरीके से वहाँ खूरेजी भी हुई थी और मामलात भी गड़बड़ हुए थे। नज़ीर लगारी साहब, जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं कि अगले इंतखाबात किसी सूरत में पुरअमन नहीं नजर आ रहे, अगर पुरअमन ना हुए और पूरे मुल्क का यह हाल हो गया जो कराची का हुआ था लास्ट टाइम 2013 के अंदर, तो फिर तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। जो भी हुकूमत आएगी वो हर किसी को नामंजूर होगी। सोल्यूशन तो बताएं, क्या करें, हल क्या निकालें? एक कंट्रोल टावर है जिसके पास स्विच लगे हुए हैं, ऑन भी करते हैं ऑफ भी करते हैं, और तो वो देखेंगे कि कब सूरत हाल को बेहतर करना है तो उस स्विच को जो है वो ऑफ कर देंगे, कब सूरत हाल ख़राब करनी है उसको ऑन कर देंगे। तो ये एक कोई उसका मामला है। पाकिस्तान में सियासी जमातें क्या हैं और सियासी जमातों के औकात क्या है। हमारे रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा कमज़ोर सियासी जमातें, इसलिए कि उनको पनपने नहीं दिया गया, उनको पहले दिन से जो है बाजगुजार बना कर रखा गया, उनके घुटने तोड़े गए, उनको इस काबिल ही नहीं छोड़ा गया कि वो सियासी जमातें बने। मुस्लिम लीग को रातों रात तोड़ कर कहा गया कि तुम, जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, वो खुद पनपना भी जाती हैं सियासी जमातें, या वो कतार के अंदर जो लगी होती हैं, जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रही थी कि वो कतार में लगी होती हैं, अब हमारी बारी दे दें। कतार में सिर्फ उनको छोड़ा जाता है जो कतार में लग जाएं, सिर्फ उनको सियासत करने दी जाती है जो कतार में लग जाएं, सिर्फ उनकी बात सुनी जाती है जो कतार में लग जाएं। जो कतार में लग जाए या उनको फांसी पर चढ़ाया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है या उनको सियासत में से आउट कर दिया जाता है। उनका सियासी स्पेस नहीं छोड़ा जाता है, सिर्फ लाइन में लगने वाले लोगों के लिए स्पेस छोड़ा जाता है और लाइन में लग जाते हैं और वो लाइन में लगकर अपने हिस्से की खैरात लेते हैं और फिर उनको कहा जाता है कि ये तवा भी साथ रखें, बाद में इस तवे से अपना मुंह काला करना। वेरी इंटरेस्टिंग। लगारी साहब, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर इब्राहिम खान साहब का जवाब भी इस पे लेते हैं आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। इब्राहिम खान साहब, इतने सारे सवाल आपकी तरफ, सारे ताबड़तोड़ किस्म के हमले हुए हैं। कादर मंदोखेल साहब ने भी बहुत सारे सवालात किए कि आप लोग बैठने को तैयार नहीं है। मलिक साहब भी ये सवाल कर रहे हैं, नज़ीर लगारी साहब भी कह रहे हैं। तो अल्टीमेटली सारे तोपों का रुख अभी आपकी तरफ है। इब्राहिम खान साहब को जवाब देना चाहेंगे? मैं पहले तो ये शुरू करना चाहूंगा कि मंदोखेल साहब ने शुरू किया कि जी 4 रुपए पर महीना जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी, उससे हम बैकआउट करके IMF के मुआहदे के तहत अगर हम वही 4 रुपए की एवरेज ही ले लें तो 16 रुपए बढ़ना चाहिए था। इनकी हुकूमत ने तो 80 रुपए और पता नहीं 120 रुपए बढ़ा दिया डीजल। तो एक तो मकसद है कि कोई नहीं, वो भी तो ऐड करें ना इब्राहिम साहब, वो 10 रुपए जो कम किए थे और 8 रुपए जो बढ़े थे वो भी ऐड कर लें, वो भी ऐड कर लें, फिर भी ये इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो इन्होंने काम कर दिखाया शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ना हुआ हो। बहरहाल इससे हटके जेली खत का बात कर रहे थे कि जेली खत दिखाया, अगर वो जेली होता तो सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी वेरिफिकेशन ना हो जाती। और फिर नसरुल्लाह साहब फरमा रहे थे कि साजिश बात करते हैं। मैं इसको आज और मजीद क्लियर कर देता हूँ। कामयाब साजिश, जब कामयाब साजिश कामयाब होती है तो फिर उसको इंटरवेंशन कहते हैं। तो फौरन इंटरवेंशन हुई उस साजिश की सूरत में जो कि कामयाब साजिश थी,
जिसका वो महवर जो था वो लोकली यहाँ पे हमारा सिंध हाउस था, और बाहर से जो वो रेमिटेंसेस और जो वो पैसा वो ट्रांसफर हुआ वो अमेरिकन ने अपने उसमें भी दिया है कि पता नहीं कि 80 सबूत मिलियन ले आए हैं। डॉलर इब्राहिम खान साहब, बोलना बड़ा आसान होता है। बोला तो आप लोगों ने भी था कि हमारे पास 200 मेंबर्स हैं, 200 टीम है, हम ले आएंगे और हमारा पाकिस्तान का सिस्टम सही चल जाएगा। आप सबूत ले आए ना, कहना आसान है किसी ने पैसे लिए। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जिनके ऊपर आपने इल्जाम लगाया, सबने बोला हमने नहीं दिया। अमेरिकन ने खुद ये रिलीज किया था कि फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हमने ये 8 मिलियन थे या 80 मिलियन थे, ये हमने अभी जिनको आप कह रहे हैं जिनकी हॉर्स ट्रेडिंग हुई उनके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए, उसका कोई सबूत है आपके पास? अगर अदालत बुलाए तो आप प्रूव कर सकेंगे? मैं तो अमेरिकन की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड दी है और जिसमें उन्होंने नाम बाय नेम कहा है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आप प्रूव कर सकेंगे अपनी स्टेटमेंट को, जो खान साहब ने कहा है कि इन लोगों ने जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है उन्होंने पैसे लिए? देखिए, मैं वहां पर आपको इतना सबूत दे सकता हूं कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब की इलेक्शन हो रही थी तो उनका बेटा जो है वो डायरेक्ट डीलिंग कर रहा था और वो बता रहा था कि इतने पैसे सिंध में ले लो, इतने फला इस तरह से ले लो, इतने आपको इतनी डेवलपमेंट भी दे देंगे और इतना कैश भी दे देंगे। वो ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। वो जो पास्ट को सामने रखते हुए अगर आप देखें उसमें तो बगैर पैसे के ये कितने लोग जो हैं वो इधर से उधर गए हैं, कि जो कुछ भी हो रहा है वन वे और भी रहते हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स, क्लोजिंग रिमार्क्स। जिन लोगों ने वोट के सामने स्टैंप लगा दी थी उन्होंने पैसे लिए थे पीटीआई से जी। सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब के मौके पर या बलूचिस्तान हुकूमत की तब्दीली के मौके पर या संजानी साहब के इंतखाब के मौके पर अक्सरियती जमात के वोट भी पूरे नहीं हुए। पंजाब में चौधरी सरवर साहब आपके सेनेटर अक्सरियत ना होने के बावजूद मुंतखब हो गए, वो पैसे दे के आपने किए थे सारे। मैं आपको इतना से बता रहा हूँ कि वो फिर लगारी खसाब वाली बात हो जाएगी। कुछ को तो वो जो कह रहे थे जो मैनेजर थे उन्होंने मैनेज किया और जिन्होंने पैसे की बात की वो ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, आखिरी वैसे इल्जाम नहीं हुआ करता है बट सरवर साहब सेंटर बन गए थे दूसरी जमात के वोट लेके, क्या उन्होंने पैसे दिए थे पीटीआई ने? अच्छा, ये क्वेश्चन रिमेन्स। लगारी साहब क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिएगा। नहीं, क्लोजिंग में कुछ नहीं है, जिनका काम है वो अपना काम करें, अदालतें इंसाफ करें, सिक्योरिटी इदारे जाकर सरहदों पर मुल्क का दिफा करें, वो सियासत में ना आए। अदालतें जो हैं वो बिल्कुल मेरिट पर जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, वो इंतजामी मामलात में मुदाखलत न करें और सियासी जमातें अपना काम करें, लाइन में लग कर बारी का इंतज़ार न करें, तो मुल्क चलना शुरू हो जाएगा, ठीक तौर पर चल सकेगा। और फिर बैठें एक वसी तर मुल्की मफाद के लिए एक मेज़ पर बैठें और तय करें कि इस मुल्क को आगे ले जाना है। अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं तो हालात का जबर इनको उस तरफ ले जाएगा। राइट, मंदोखेल साहब क्लोजिंग रिमार्क्स। अनिका, पीटीआई के ओरिजिनली अरकान थे 155, इनको 17 अरकान किसने दिए? हमारे थे ओरिजिनली 162, हमें सिर्फ 10 चाहिए थे। वही लोग जो 17 इनके साथ थे, जो दूसरी पार्टियों के वो हमारे साथ आ गए, तो उसमें कौन सा अमेरिकन साजिश हो गया? उसमें कौन सा तूफान आ गया? अब ये बताएं हमने करना क्या है? वो जो होना था वो हो गया, अब आप बताएं करना क्या है? क्लोजिंग रिमार्क्स में कम से कम कोई पॉजिटिव चीज ही बता दें कि आप क्या करने जा रहे हैं। देखिए मैं एक चीज बताऊं, आज अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाए, जो कि नहीं होगा, आप मुझे बताओ केयरटेकर हुकूमत कौन बनाएगी? अपोजिशन और हुकूमत। आज अगर इलेक्शन कमीशन तोड़ दिया जाए तो उसको मुंतखब कौन करेगा? अपोजिशन और हुकूमत। डी चौक वालों से बात तो नहीं हो सकेंगे। आज भी मैं कहता हूँ 1985 में जो सियासी पार्टियों ने गलती की है, बायकाट करके आज तक पछता रहे हैं। इनको मैं कहना चाह रहा हूँ, इनको आज एहसास नहीं है, साल बाद एहसास होगा कि इन्हें बहुत बड़ी गलती की है। शेख रशीद, फवाद चौधरी और ये क्या नाम है, शाह महमूद कुरैशी के कहने पे। अच्छा, इब्राहिम खान साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं क्विकली, फिर मैं मालिक साहब का क्लोजिंग रिमार्क्स जल्दी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आप ऐलान कर दें डेट का, हम आपके साथ बैठ जाते हैं। नहीं होगा, जो भी चुनना है कह रहे साल तक नहीं होना। पाकिस्तान के नहीं होना, कुछ नहीं होना है। 22 करोड़ को इस मुल्क में गवर्नमेंट बनाने का, और जिसको मर्जी बना दे, यहाँ पर बैठ के चंद लोग जो है उसके फैसले ना करें जिस तरह लगारी साहब ने कहा है, तो ये मुल्क वाकई सही सिमत में चल पड़ेगा। मालिक साहब क्लोजिंग रिमार्क्स। ये चंद लोग बैठ के फैसले इसलिए करते रहे कि 4.25 साल आपने उनको फैसले करने का मौका दिया रखा,
और आज भी आप पुकार पुकार के अपने जलसों में उन्हें को कह रहे हैं कि रेक्टिफाई करें और हमारी हुकूमत ना जाने देते, अब वापस ले आए। Right. मेरा ख्याल में पीटीआई इलेक्शन के रिजल्ट्स को भी नहीं मानेंगे। राइट नसरुल्लाह मलिक साहब बहुत शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब थैंक यू वेरी मच, इब्राहिम खान साहब, कादिर मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया, आप सबने ज्वाइन किया। अल्टीमेटली बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि बैठें तो सही, डायलॉग तो करें। जब दो मुमालिक जंग लड़ते हैं तो उसके बाद मेज़ पर बैठते हैं, तो दो सियासी जमातें इख्तलाफ रखती हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं, उसके बाद मेज़ पर क्यों नहीं बैठ सकती? जबकि तमाम अवाम अब ये चाहती है कि इस महंगाई के अजाब का कोई हल निकले। Why isn't everybody sitting? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा सोशल मीडिया पर हमें। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।